नमस्कार दोस्तों, एक बार फिर से आपका स्वागत है आपके अपने YouTube चैनल ASP आर्य स्टडी पॉइंट पर। आज हम हरियाणा बोर्ड की इतिहास की पाठ्य पुस्तक भारत एवं विश्व के लेसन नंबर 6 का पार्ट नंबर 2 करेंगे, भारत पर विदेशी आक्रमण। इससे पहले हमने भारत पर विदेशी आक्रमण का एक पार्ट बनाया था, क्योंकि वीडियो लंबा जा रहा था तो इसलिए हमने इसको 2 पार्टों में डिवाइड कर लिया। अब हम इसका सेकंड पार्ट शुरू करते हैं और आज हमें पढ़ना है बाबर के आक्रमण से। तो आइए करते हैं वीडियो को शुरू। वीडियो शुरू करने से पहले आप सबसे वैसे एक रिक्वेस्ट कि अगर आप इस चैनल पर नए आए हैं तो प्लीज़ लाइक, शेयर और चैनल को सब्सक्राइब जरूर कर लें और साथ में बेल आइकन दबा लें। तो आइए करते हैं शुरू वीडियो को। बाबर के आक्रमण। 16वीं शताब्दी में भारत पर आक्रमण करने वाला प्रमुख व्यक्ति जहीरुद्दीन मोहम्मद बाबर था। इसका पूरा नाम है वही बाबर का, जहीरुद्दीन मोहम्मद बाबर। वह तैमूर का वंशज था। इससे पहले हमने तैमूर के आक्रमण भी देखे थे कि तैमूर ने भी भारत के ऊपर आक्रमण किया, उसने दिल्ली को लूटा था, तो ये उसी का वंशज था। उसका पिता मध्य एशिया में स्थित फरगना का शासक था। अब जो बाबर का पिता था वो फरगना का एक राजा था। पिता की मृत्यु के बाद वह अल्पायु में 1494 ईस्वी में शासक बना। तो इसके पिता की मृत्यु हो जाती है 1494 ईस्वी में, और ये उस समय छोटा ही था, आयु इसकी ज़्यादा नहीं थी, तो ये वहाँ का राजा बनता है। लेकिन मध्य एशिया में उज्बेकों की शक्ति के आगे, उज्बेक एक जनजाति है मध्य एशिया की, तो उनकी शक्ति के आगे उसकी एक न चली और अंत में वह 1504 ईस्वी में काबुल का शासक बन बैठा। तो इसको वहाँ से फरगना से तो भगा दिया गया, लेकिन वह 1504 ईस्वी में काबुल का राजा बना। काबुल से वह भारत पर हमले की योजना बनाने लगा, क्योंकि आपको पता है कि भारत सोने की चिड़िया था और हर कोई विदेशी आक्रमणकारी चाहता था कि मेरा शासन जो है वो भारत के ऊपर हो और ज़्यादा से ज़्यादा धन संपत्ति मैं अर्जित कर सकूं। और इसने भी भारत के ऊपर आक्रमण की योजना बनाई। तो 1519 ईस्वी में बाबर ने भारत के सीमावर्ती किले बाजौर पर आक्रमण कर उसे जीत लिया। तो भारत का जो बॉर्डर का एक किला था बाजौर, तो उस पर आक्रमण किया और उसको इसने आसानी से जीत लिया। इसके बाद उसने दूसरे आक्रमण के दौरान पेशावर को जीता, जो वर्तमान में पाकिस्तान के अंदर है पेशावर। इसके बाद 1520 ईस्वी में बाबर ने पंजाब के सियालकोट पर आक्रमण किया भाई, लेकिन वह इससे आगे नहीं बढ़ सका, क्योंकि सैयदपुर के लोगों ने उसका डटकर मुकाबला किया, तो ये इससे आगे नहीं आ पाया। सैयदपुर के लोग इसके रास्ते में अड़ गए और उन्होंने इसको आगे नहीं बढ़ दिया। 1520 ईस्वी में इसने ये हमला किया था सियालकोट पर। इसके बाद बाबर ने चौथा हमला पंजाब पर किया और उसने पंजाब को फिर जीत लिया। बाबर का सबसे महत्वपूर्ण हमला दिल्ली की सल्तनत पर था, क्योंकि दिल्ली भारत की एक तरह से हम कह सकते हैं राजधानी थी, और दिल्ली पे कब्जा हो गया तो मतलब ये समझो कि पूरे भारत में शासन करने का रास्ते खुल गए। यहाँ का सुल्तान उस समय इब्राहिम लोदी था। जब बाबर ने हमला किया तो वो इब्राहिम लोदी दिल्ली की गद्दी पर बैठा था। ये इब्राहिम लोदी है जो दिल्ली का सुल्तान था। वो एक अप्रिय शासक था, मतलब जनता इसको पसंद नहीं करती थी। बाबर ने उसे 1526 ईस्वी में पानीपत की प्रथम लड़ाई में हराकर मार दिया। तो पानीपत की पहली लड़ाई, यहाँ से एक नंबर का आपका क्वेश्चन बन जाता है कि पानीपत की पहली लड़ाई कब हुई, तो 1526 में हुई। किसके बीच? बाबर और इब्राहिम लोदी के बीच में। इसमें कौन जीता? बाबर जीता और इब्राहिम लोदी हार गया था और उसको इसने मार दिया बाबर ने पानीपत की पहली लड़ाई में। इसके बाद इब्राहिम लोदी को मारने के बाद क्या होता है कि दिल्ली की सल्तनत को समाप्त कर दिया गया। तो वही दिल्ली की सल्तनत ख़त्म। पहले वहाँ सल्तनत काल था, तो अब दिल्ली की सल्तनत जो है वो ख़त्म हो गई। उसने मुग़ल राजवंश की नींव स्थापित कर दी बाबर ने। उसने आगे बढ़ते हुए राजपुताना पर कब्जा करने के लिए 1527 ईस्वी में राणा सांगा पर आक्रमण कर दिया। तो राणा सांगा के साथ भी इसका युद्ध हुआ। राणा सांगा जो कि महाराणा प्रताप के दादा थे, उनके साथ 1527 ईस्वी में बाबर का युद्ध होता है। उसका सामना करने के लिए मेवाड़ के राणा सांगा ने मोर्चा संभाला। बाबर के सैनिकों में घबराहट व बेचैनी फैली हुई थी भाई, क्योंकि राणा सांगा बहुत ही शक्तिशाली राजा था, बहुत भयंकर योद्धा था, और उसकी जो साहस और शौर्य की कथाएं वो भी बड़ी भयानक हैं, क्योंकि उन्होंने राजपूतों के शौर्य एवं साहस की कथाएं सुन रखी थी। साहसी, शूरवीर, युद्ध एवं रक्तपात के शौकीन तथा राष्ट्रीयता की सशक्त भावना से उत्प्रोत राजपूतों को सामने पाकर मुगल सेना का आत्मविश्वास डगमगा रहा था भाई। मुगलों को ये लग गया था कि अब मारे जाएंगे भाई, राणा सांगा हमें नहीं छोड़ेगा। तो उसकी सेना के अंदर एक तरह से भय का वातावरण था। तो ऐसे समय में बाबर क्या करता है, ऐसे में बाबर ने जिहाद का सहारा लिया। उसने जिहाद का नारा दे दिया, अल्लाह अकबर, जो ये
नारा तकबीर अल्लाह अकबर, इस प्रकार से जो मुस्लिम लोग जिहाद का नारा देते हैं वही नारा इसने बाबर ने दिया। और मदिरा के प्याले तोड़कर यानी शराब के प्याले उसने तोड़कर अपनी सेना का मनोबल ऊंचा करने का प्रयास किया कि शराब को हाथ तभी लगाएंगे जब हम राजपूतों से जीतेंगे। तो खानवा नामक स्थान पर राजपूतों ने वीरता से मुगलों का सामना किया। दोनों पक्षों में भयंकर युद्ध हुआ, लेकिन बाबर की जीत हुई। लेकिन भाई बाबर इसमें जीत गया क्योंकि राणा सांगा की जो आंख में आकर के ना एक तीर या भाला कहते हैं वो लग गया था, जिसके कारण से राणा सांगा हाथी से नीचे गिर जाता है और उनकी सेना में भगदड़ मच जाती है। बाबर को मुंह तोड़ जवाब देने के लिए अब राजपूत मेदिनी राय के पास एकत्रित होने लगे। तो राजपूत लोग थे वो मेदिनी राय के राजा थे, उनका के नेतृत्व में इकट्ठा होने लगे कि बाबर को हमें हराना है। और 1528 ईस्वी में बाबर ने मेदिनी राय पर भी हमला कर दिया। दोनों सेनाओं के बीच चंदेरी में जनवरी 1528 में बड़ा भयंकर युद्ध हुआ, लेकिन राजपूतों ने अपने प्राणों की बलि देने से पूर्व मुगल सेना से भयंकर प्रतिशोध लिया। यानी इन्होंने मुगलों को गाजर मूली की तरह काटा। सेना भले ही कम थी राजपूतों की, लेकिन उन्होंने मुगलों को गाजर मूली की तरह काटना शुरू कर दिया भाई। और अगले ही वर्ष 1529 ईस्वी में बाबर ने घाघरा के युद्ध में अफगानों को हराकर बिहार पर भी अपनी सत्ता स्थापित कर ली। तो ये जो अफगान है अफगानिस्तान के ये भी मुस्लिम शासक थे, तो बिहार के आसपास के एरिया पे इनका शासन था। तो इनको भी हरा करके बाबर ने बिहार भी अपने कब्जे में ले लिया। तो दिल्ली से लेकर के बिहार तक का जो पूरा शासन है वो बाबर के अधीन आ गया था। अब हम देख लेते हैं, ये आपको मैप दे रखा आधुनिक हरियाणा का मानचित्र। तो इसमें आप देखो जो मोहम्मद गौरी और आपके पृथ्वीराज चौहान के बीच में यहाँ पे युद्ध हुआ था तराइन, इसको तरावड़ी भी बोलते हैं, ये करनाल जिले के अंदर आपका। और इसके बाद में ये आपका पानीपत है, जहाँ पे बाबर और इब्राहिम लोदी के बीच पानीपत की पहली लड़ाई हुई थी। ये पानीपत में है। जगह का नाम काला अम्ब भी बोल देते हैं इसको, काला अम्ब नाम की जगह, वहाँ पे जो है अम्ब। और ये आपका दिल्ली, उस समय की दिल्ली थी ये, तो इस पर बाबर ने कब्जा कर लिया था। अब बात करते हैं नादिर शाह के आक्रमण। बाबर के यहाँ युद्ध जीतने के बाद मुगल साम्राज्य की नींव पड़ जाती है। उसके बाद लगभग आप ये मान के चलो 1526 में बाबर ने हमला किया था और यहाँ मुगल साम्राज्य की नींव डाली। उसके लगभग 200 वर्षों तक भारत के ऊपर कोई मुख्य विदेशी आक्रमण ऐसा नहीं हुआ जिसके कारण से भाई कोई ज़्यादा बड़ी हानि हुई या ज़्यादा बड़ा नुकसान भारत को देखना पड़ा हो। लेकिन जब मुगल साम्राज्य जो पतन की ओर प्राप्त हो जाता है, उसके बाद फिर आक्रमण करते हैं नादिर शाह। ये जो नादिर शाह था ये आक्रमण करता है 1739 में। तो पढ़ते हैं नादिर शाह के बारे में। 17वीं शताब्दी के अंतिम चरण में औरंगजेब द्वारा अपनाई गई नीतियों के कारण मुगल साम्राज्य कमजोर हो गया। उत्तराधिकार के युद्धों ने स्थिति को और भी शोचनीय बना दिया। तो उनको गद्दी को लेकर के उनके आपस में काफ़ी लड़ाई झगड़े हुए। इसका लाभ उठा करके 1739 ईस्वी में ईरान के शासक नादिर शाह ने भारत पर आक्रमण कर दिया। इस समय दिल्ली में मुगल बादशाह मोहम्मद शाह का शासन था। वह अपना अधिकतर समय भोगविलास और आमोद प्रमोद में व्यतीत करता था। और लोग इस मोहम्मद शाह को क्या कहते थे? रंगीला, रंगीला बादशाह कह के इसको बुलाते थे, क्योंकि काफ़ी भोगविलासी था। इसको अपनी प्रजा से कोई लेना देना नहीं था, अपने रंगरेलियाँ मनाता था। वह नादिर शाह के आक्रमण के समय दिल्ली की रक्षा करने में असमर्थ रहा। तो भाई रंगरेलियाँ मनाएगा तो रक्षा कहाँ से कर पाएगा? उसकी सेना को नादिर शाह ने 24 फरवरी 1739 ईस्वी में करनाल के युद्ध में हरा दिया। करनाल जो आपका हरियाणा का एक ज़िला है, वहाँ पे युद्ध होता है नादिर शाह और मोहम्मद शाह की सेनाओं के बीच में। और नादिर शाह की सेनाएं मोहम्मद शाह की सेनाओं को हरा देती हैं। नादिर शाह लगभग 2 महीने दिल्ली में रहा, 2 मास दिल्ली में रहा। जब ईरान लौटा तो देखो कितना धन लेके गया, 30 करोड़ रुपए तो नगद, सोना चांदी हीरे जवाहरात के अतिरिक्त 10 हाथी, 700 घोड़े, 10,000 ऊँट, 130 लेखपाल यानी क्लर्क, 200 लोहार, 300 राजमिस्त्री, 100 संगत त्रास। संगत त्रास कहते हैं पत्थर गढ़ने वाला व्यक्ति जो पत्थर पे कारीगरी करता है, यानी उसकी मूर्तियाँ बनाना या कुछ पत्थर की नई नई चीज़ें बनाना। ऐसे 200 व्यक्तियों को, और 200 लेके गया अपने साथ बढ़ई। जाने से पहले वह मुगल बादशाह मोहम्मद शाह को पुनः भारत का सम्राट घोषित कर गया। तो जब ये यहाँ से गया भाई, जाते हुए फिर साथ में इसने दोबारा से मोहम्मद शाह को भारत का सम्राट बना दिया। ठीक है भाई, तू राज कर, तो ले मजे, मेरे को जो लूटना था
मैंने लूट लिया। मतलब एक तरह से खजाना ही खाली करके गया था भैया। उसके आक्रमण ने भारत में मुगल राज्य की कमजोरी, अयोग्यता और निकम्मेपन की पोल खोल दी भाई। क्या यानी कि भाई अब मुगल साम्राज्य के अंदर कोई दमखम नहीं है, ये बिल्कुल ठप हो चुका है। तो नादिर शाह ने दिल्ली में कत्लेआम मचा दिया। तो ये जब दिल्ली के अंदर था तो इसने भयंकर कत्लेआम मचाया भाई। उसके सैनिकों ने स्त्री, बच्चों और बूढ़ों तक को भी नहीं छोड़ा, सबको मार डाला, जो हाथ चढ़ा उसी को मार दिया। 3 दिन तक दिल्ली में लूटपाट व कत्लेआम चलता रहा लगातार। 3 दिन में ही दिल्ली के साधारण जन से 3 करोड़ रुपए लूट लिए गए। तो केवल जो नॉर्मल सामान्य लोग थे ना, उनसे 3 करोड़ रुपए तो उनसे लूट लिए दिल्ली से। आप देखो कितनी भयंकर लूट की है। नादिर शाह भारत से प्रसिद्ध कोहिनूर हीरा, कोहिनूर हीरा आपने मूवीज़ वगैरह में भी इसका नाम सुना होगा। तो जो कोहिनूर हीरा ये भारत का हीरा था, जिसको नादिर शाह लूट के लेके गया था यहाँ से। वह म्यूर सिंहासन लेकर ईरान वापस लौट गया, और इसके साथ साथ वो जाते हुए म्यूर सिंहासन लेके गया, जो कि मुग़ल बादशाहों का एक सिंहासन होता था। म्यूर सिंहासन स्वर्ण व रत्न जड़ित मुग़ल बादशाहों का सिंहासन था, जिसकी कीमत उस समय में भी करोड़ों में थी। मुग़ल बादशाह ने दिल्ली लूट जाने के डर से उसे पंजाब का पूरा प्रांत दे दिया। तो भाई ये दिल्ली को लूट रहा है, तो उसने कहा पेप तू पंजाब ले ले, पंजाब को लूट खसोट कुछ कर, बस मेरे को बख्श दे, दिल्ली को बख्श दे। तो इसने दिल्ली फ्री में उसको दे दी थी। कोहिनूर की बात करें तो भाई ये जो आपका नादिर शाह था, ये भारत से कोहिनूर हीरा लूट के लेके गया था। बाद में जब महाराजा रणजीत सिंह पंजाब के राजा बने, तो उन्होंने दोबारा से ईरान से कोहिनूर हीरा छीन लिया था। तो महाराजा रणजीत सिंह के खजाने में वो हीरा था। जब अंग्रेज़ों का यहाँ शासन था और अंग्रेज़ों ने पंजाब के साथ युद्ध किया और पंजाब को हराया, तो उस समय उन्होंने कोहिनूर हीरा पंजाब से लेकर के इंग्लैंड भेज दिया था। और आज के समय में ये जो कोहिनूर हीरा ये आपका इंग्लैंड के अंदर है, और इसकी कीमत करोड़ों रुपए में है। ये समझो ये अमूल्य है, इसकी कोई कीमत लगा ही नहीं सकता। इस संसार का सबसे महंगा हीरा कोहिनूर हीरा है, जो हम कभी हमारा होता था। अब बात कर लेते हैं अहमद शाह अब्दाली के आक्रमण। नादिर शाह के बाद ये एक आक्रमणकारी और आया था, जिसका नाम था अहमद शाह अब्दाली। 1756 ईस्वी में अब्दाली ने भारत पर आक्रमण कर दिया भाई। उसने दिल्ली में लूट मचाई, बल्कि पूर्व की ओर आगे बढ़ते हुए मथुरा तक लूटमार करता चला गया। दिल्ली में ही लूट नहीं मचाई, केवल मथुरा तक लूटमार, रास्ते में खूब लूट किसने। अब्दाली की इन गतिविधियों को रोकने के लिए भारत में मराठों की शक्ति उभर रही थी। मराठों ने अब्दाली के विश्वस्त लोगों को पंजाब से हटा दिया तथा अपने एक विश्वसनीय व्यक्ति अदीना बेग को पंजाब का गवर्नर बना दिया। तो ये अब्दाली के अगेंस्ट कौन खड़ा हुआ भाई? मराठे खड़े हुए। मराठों की शक्ति काफ़ी उस समय मजबूत थी। तो उन्होंने जिनको भी अहमद शाह अब्दाली ने गवर्नर बना दिया था पंजाब का, उन सबको हटा के और अदीना बेग को इन्होंने पंजाब का गवर्नर बना दिया। अब्दाली को इससे बड़ा क्रोध आया, उसने पुनः भारत पर हमला कर दिया। मराठों ने उसका सामना किया। दोनों सेनाओं के बीच 14 जनवरी 1761 ईस्वी में पानीपत की तीसरी लड़ाई हुई। पहली लड़ाई हमने पढ़ी थी 1526 में बाबर और लोधी के बीच में। यह आपकी है तीसरी लड़ाई 14 जनवरी 1761 ईस्वी में अहमद शाह अब्दाली और मराठों के बीच में। इस युद्ध में मराठों की हार हुई। अब्दाली को मुगल सरदारों ने बहुत सा धन दिया। तो क्योंकि मुगलों को मराठों से खतरा था, तो इसलिए उन्होंने जब मराठों को हराया अब्दाली ने, तो मुगल सरदारों ने उसको काफ़ी धन दिया। वह दिल्ली से वापस जाते समय शाह आलम को मुगल बादशाह घोषित कर गया। तो इसने शाह आलम को बादशाह बना दिया भाई दिल्ली का। इसके बाद 1767 ईस्वी में उन्होंने पुनः दिल्ली पर आक्रमण किया। अब्दाली के जो आक्रमण थे, इनसे भारत को बड़ा आर्थिक व राजनीतिक नुकसान काफ़ी हुआ भाई। अब्दाली ने पानीपत के तीसरे युद्ध में मराठों को हराकर उनकी दिल्ली पर सत्ता स्थापित करने की संभावना समाप्त कर दी। अब्दाली के आक्रमण से पंजाब एक बार पुनः बर्बाद हो गया। अब्दाली ने भारत से बड़ा धन प्राप्त किया। तो इससे क्या हो गया भाई? पंजाब को इसने पूरा बर्बाद कर दिया, क्योंकि खूब लूटमार इसने की और बहुत सारा धन ये लेकर के भारत से चला गया। और जो भारत, जिसको हम सोने की चिड़िया कहते थे, इस तरह उसको बार बार विदेशी आक्रमणकारियों ने लूटा। अब्दाली से हारकर मराठों की भारत को जीतने की योजना को गहरा धक्का लगा। उनकी शक्ति का ह्रास होने के बाद भारत में ईस्ट इंडिया कंपनी के राज्य का विस्तार हो गया। अगर ये अब्दाली ना आता भाई, तो मराठे बहुत ताकतवर थे और अंग्रेज कभी भारत पर शासन नहीं कर पाते, जिसने भारत को अनेक वर्षों तक लूटा। फिर अंग्रेजों ने 7वीं सदी से 18वीं सदी के बीच भारत पर विदेशी आक्रांताओं ने एक के बाद एक लगातार आक्रमण किए, जिनका भारतीय जनता ने वीरता, साहस एवं शौर्य से सामना किया। कई अवसरों पर भारतीय शासकों की आपसी फूट एवं आदर्शवादिता उनकी असफलता का कारण बनी, किंतु भारतीयों ने इन विदेशी आक्रांताओं के दमन के आगे
कभी घुटने नहीं टेके तथा अपनी सभ्यता व संस्कृति के अटूट मूल्यों को बनाए रखा। तो यह विदेशी आक्रमण थे आपके 636 ईस्वी से लेकर 1761 तक जो विदेशी आक्रमण भारत पे हुए वो हमने पढ़े। अब आपके को एक चीज़ बार बार दिमाग में आ रही होगी कि मैंने आपको पहला युद्ध बताया पानीपत की, जो पहली लड़ाई 1526 में बाबर और इब्राहिम लोदी के बीच में हुई। उसके बाद हमने तीसरी लड़ाई पढ़ी 1761 में मराठों और अहमद शाह अब्दाली के। तो भी दूसरी लड़ाई कब हुई? तो दूसरी लड़ाई हुई थी बेटा 1556 ईस्वी में। कब हुई है? 1556 ईस्वी में। जो ये लड़ाई थी ये अकबर, मुगल बादशाह जो अकबर था, अकबर और हेमू के बीच में हुई थी। अकबर का किसके साथ युद्ध हुआ था? हेमू, हेमचंद्र विक्रमादित्य भी इसको बोलते हैं। तो ये 1556 ईस्वी में हुई थी जिसमें अकबर जीत गया था और हेमू हार गया था। तो ये पानीपत की 3 लड़ाइयाँ, तीनों बड़ी प्रसिद्ध लड़ाइयाँ हैं। लेकिन ये लड़ाई क्योंकि अकबर उस समय भारत के अंदर ही था, हेमू भी भारत का राजा था, तो इनके बीच में हुई थी, इसलिए इसको हम विदेशी लड़ाइयों वाले में नहीं पढ़ पाए। तो 2 ऐसी लड़ाई हुई थी जिनको विदेशी आक्रमण कह सकते हैं, जो पहली बार विदेश से आके जिन्होंने लड़ाई लड़ी। और ये जो दूसरी लड़ाई थी पानीपत की, ये अकबर यहीं था, हेमू यहीं था, इन दोनों के बीच में हुई थी। अब नेक्स्ट पॉइंट पढ़ते हैं, विदेशी आक्रमणों की प्रकृति, यानी इनका नेचर कैसा था, किस प्रकार के आक्रमण थे ये। 7वीं सदी से 18वीं सदी के बीच इन सभी विदेशी आक्रमणों की प्रमुख विशेषताएं निम्न थी। क्या क्या थी? ये सभी इस्लामी आक्रमण थे, यानी कि ये भाई जो जिन्होंने भी आक्रमण किए वो सारे के सारे क्या थे? इस्लाम को मानने वाले थे। मंगोल आक्रमणों को छोड़कर, एक जो मंगोलों के आक्रमण हुए थे चंगेज खान वगैरह के, तो उनको छोड़ दो, बाकी सभी आक्रमणकारी इस्लामी थे, मोहम्मद बिन कासिम से लेके अहमद शाह अब्दाली तक। अधिकतर आक्रमणकारियों ने सांप्रदायिक उत्साह अथवा जिहाद का सहारा लिया। तो लगभग सभी ने जिहाद का सहारा लिया। हमने बाबर का तो देखा ही खुलेआम, उसने अपने सैनिकों को जिहाद का नारा दे करके युद्ध के लिए प्रोत्साहित किया था। तो ये कह सकते हैं कि लगभग इनमें सांप्रदायिक उत्साह, यानी एक धर्म को फैलाने का, भाई हमें पूरे भारत के अंदर मुस्लिम परचम फैलाना है, भारत का मुस्लिमकरण करना, इस उद्देश्य से लड़ाइयाँ हुई। इनके अंदर सबसे ज़्यादा लूटपाट और हत्याएं हुई, सामान्य लोगों को भी की भी हत्याएं हुई। केवल सैनिकों के साथ युद्ध नहीं हुआ, बल्कि जो इनको मिला उसको मार दिया इन्होंने। इस्लाम का प्रसार इन आक्रमणों का क्या था? मुख्य उद्देश्य था, और जबरन इन्होंने धर्मांतरण किया, ये इनका उद्देश्य था, जिससे इन आक्रमणकारियों का भारतीय संस्कृति में आत्मसातीकरण नहीं हो पाया, क्योंकि जबरदस्ती भारत के लोगों का धर्म बदलना चाहते थे, तो इसलिए ये भारत के समाज में समाहित नहीं हो पाए। सभी आक्रमणकारियों को वीरता, साहस एवं शौर्य से ओतप्रोत भारतीय जनता के कड़े विरोध का सामना करना पड़ा, यानी भारतीयों ने हर प्रकार से इन लोगों का विरोध किया, और जिसमें युद्ध भी हमने लड़े हैं, और अपनी संस्कृति की रक्षा के लिए बलिदान तक हमारे लोगों ने दिए हैं। आक्रमणकारी अनैतिक युद्ध नीति का प्रयोग कर ही विजय प्राप्त करने में सफल हुए। एक ये जो इन्होंने युद्ध नीतियाँ यूज की हैं वो सारी की सारी अनैतिक थी। धोखे से पीछे से आक्रमण करना, भाई जान बचा के चले जाना, भीख मांग लेना जान की, जैसे मोहम्मद गोरी पहले युद्ध में हार गया था और वो पृथ्वीराज चौहान से गिड़गिड़ा के भीख मांग के गया था अपनी जान की, लेकिन दोबारा फिर उसने हमला कर दिया। भारतीय हिंदू शासकों ने युद्ध के समय भी अधिकतर उच्चतम नैतिक आदर्शों का पालन किया, जो उनके लिए आत्मघाती साबित हुए। जैसे कि पृथ्वीराज चौहान ने मोहम्मद गोरी को छोड़ दिया, अगर उसको वहीं मार दिया होता तो शायद आज हम इतनी बड़ी गुलामी नहीं भोगते, जिसमें मुगलों की भी हमने गुलामी भोगी, दिल्ली सल्तनत देखी, हम गुलामों के भी गुलाम हुए और उसके बाद अंग्रेजों के गुलाम हुए, शायद ये सारी चीज़ें ना हुई होती। अधिकतर आक्रमणकारियों ने भारतीय हिंदू शासकों के मनोबल एवं आत्मविश्वास को चकनाचूर करने के लिए भारतीय ज्ञान परंपरा संस्कृति के वाहक बड़े बड़े प्रतिष्ठानों, सांस्कृतिक केंद्रों एवं मंदिरों का विध्वंस किया। यानी जो हमारी ज्ञान परंपरा थी उसको इन्होंने नष्ट किया। जैसे बख्तियार खिलजी ने नालंदा विश्वविद्यालय को जलाया, उज्जैन एक विश्वविद्यालय होता था, उदयनगिरी एक विश्वविद्यालय था, विक्रमशिला एक विश्वविद्यालय था, इस प्रकार के बहुत सारे विश्वविद्यालय तोड़े फोड़े गए, उनको जला दिया गया। तुर्कों अरबों की सेना में अच्छी नस्ल के अरबी तुर्की घोड़े, तो उनके पास अच्छे घोड़े थे। हमारे यहाँ ज़्यादातर जो हाथियों का यूज हम करते थे युद्धों में, लेकिन ये घोड़ों का यूज कर रहे थे, और हाथियों के मुकाबले में घोड़ा युद्ध के अंदर तेज होता है, तो ये इनका एक प्लस पॉइंट था। भारतीय हिंदू शासकों की सेना में हाथियों की अधिकता से आक्रमण में तीव्रता कम होती थी। हमारे यहाँ हाथी यूज करते थे, जिसके कारण से इतनी तेज़ी से युद्ध नहीं हो पाता था। अब बात कर लेते हैं भारतीय शासकों की भूलें। तो हमारे राजाओं ने क्या क्या भूलें की, अगर शायद ये भूलें ना हो होती तो आज देश की दिशा और दशा कुछ और ही होती। दाहिर ने मोहम्मद बिन कासिम की सेना पर तब आक्रमण नहीं किया जब वह अपनी सेना की थकान उतार रहा तथा अपने बीमार घोड़ों का इलाज कर रहा था।
तो अगर दाहिर उसी समय आक्रमण कर देता मोहम्मद बिन कासिम पे, जब वो देवल से आकर के अपने घोड़ों की थकान उतार रहा था सेना की और घोड़ों का इलाज करवा रहा था, उसी समय आक्रमण करना चाहिए था। पृथ्वीराज तृतीय ने गौरी को उत्तरायण के प्रथम युद्ध में हारने के बाद वापस जाने दिया, तो इसने उसको जाने दिया। अगर वहीं मौत के घाट उतार दिया होता तो आज स्थिति कुछ और होती। आनंद पाल ने महमूद पर तब आक्रमण नहीं किया जब वह इलाक खान के साथ जिंदगी और मौत की लड़ाई लड़ रहा था। तो ये जो भाई आपका महमूद गजनवी है, ये इलाक खान के साथ युद्ध में उलझा हुआ था। अगर आनंद पाल उस समय आक्रमण करता उसके ऊपर तो वो वहीं पे ख़त्म हो जाता, और शायद महमूद गजनवी जिसने 17 बार भारत पे आक्रमण किया और सोमनाथ के मंदिर को लूटा, ये सारी घटनाएं ना होती। इब्राहिम लोदी ने थकी हुई बाबर की मुगल सेना को 7 दिन तक आराम करने दिया तथा इस बीच खाइयाँ खोद लेने का समय दिया। तो ये बाबर की सेना के लिए प्लस पॉइंट हो गया था कि उसकी सेना को आराम करने का टाइम मिल गया। अगर लोदी उसी समय उसके साथ युद्ध करता तो बाबर को आसानी से हरा देता। उच्चतम गुप्तचर व्यवस्था चाणक्य के समय में हमारी जो गुप्तचर व्यवस्था थी वो बहुत जबरदस्त थी, तो उसका स्तर मध्यकाल के भारतीय शासक बनाए रखने में असफल रहे। यानी उनको पता ही नहीं चला कि कौन कौन हमारे खिलाफ षड्यंत्र कर रहा है, कौन हमारे ऊपर आक्रमण करने आ रहा है। अगर ये सारी गुप्तचर व्यवस्थाएं अच्छे से होती जैसे चाणक्य के समय में थी तो हम उनको रास्ते में ही रोक सकते थे। महाकाव्यकालीन तीरंदाजी का स्तर मध्यकाल में गिरता चला गया, जबकि तुर्की सेना में एक टुकड़ी प्रशिक्षित तीरंदाजी की थी। तो हमारे यहाँ तीरंदाजी जो धनुष कमान वाला मामला था उसको धीरे धीरे उसका स्तर गिरता चला गया। यानी हमारे यहाँ के योद्धा अभी अच्छे तीरंदाज नहीं रह गए थे, जो इनके लिए एक नेगेटिव पॉइंट बना, क्योंकि तीर से हम दूर से ही शत्रु पे आक्रमण कर सकते हैं। गोली वाली बात हो जाती है, जैसे बंदूक का हम यूज करते हैं। आमने सामने की लड़ाई में तो क्या पता कौन भारी पड़ जाए, लेकिन अगर अच्छे तीरंदाज हैं तो दूर से ही शत्रु को निशाना बनाया जा सकता है और आसानी से युद्धों को जीता जा सकता है। अब बात करते हैं विदेशी आक्रमणों के भारत पर पड़े प्रभाव। तो भाई हमारे ऊपर क्या क्या प्रभाव पड़े हैं, तो जो प्रभाव हमारे ऊपर पड़े उनको 2 भागों में बांटा जा सकता है। तत्कालीन प्रभाव यानी उसी समय के क्या प्रभाव पड़े, और दूरगामी प्रभाव यानी लंबे समय तक उनका क्या क्या परिणाम निकला जो भारत के ऊपर विदेशी आक्रमण हुए। तो पहले हम तत्कालीन प्रभाव पढ़ते हैं जो उसी समय इमीडिएट जो इफेक्ट हुए। इन प्रभावों से हमारा अभिप्राय है मोहम्मद बिन कासिम गजनवी तथा गोरी के आक्रमणों के समय भारत पर क्या प्रभाव पड़े। उदाहरण के लिए इन हमलों में व्यापक जनधन की हानि हुई, ये भाई इमीडिएट इफेक्ट था कि काफ़ी सारे लोग हमारे मारे गए। कला और साहित्य को आघात पहुंचा, इन्होंने काफ़ी लाइब्रेरीज वगैरह को, विश्वविद्यालयों को तहस नहस कर दिया, जला दिया। संक्षेप में अरब व तुर्कों के आक्रमण के निम्नलिखित तत्कालीन प्रभाव पड़े। तो क्या क्या इमीडिएट इफेक्ट या तत्कालीन प्रभाव थे। एक तो भाई इस्लाम का प्रसार, तो इनसे क्या हुआ, इस्लाम का प्रसार इन्होंने किया आते ही। अरबों और तुर्कों में नया धार्मिक जोश था, उन्होंने इस्लाम फैलाने के लिए ही भारत पर आक्रमण किया था, तो इनका मेन मुख्य उद्देश्य इस्लाम फैलाना था। उत्तरी भारत पर अधिकार करने के बाद उन्होंने इस्लाम का बड़ी तेजी से प्रसार करना शुरू कर दिया। आक्रमणकारियों के साथ अनेक उलेमा मौलवी भारत आए, उन्होंने भारत में इस्लाम धर्म का प्रसार किया। तलवार की नीति असफल होते देख लालच का सहारा लिया गया, लेकिन फिर भी इस्लाम का अधिक प्रसार नहीं हो पाया। तो ज़्यादा तो नहीं हो पाया, लेकिन इनका जो इमीडिएट इफेक्ट यही था कि इन्होंने भारत के अंदर इस्लाम की एंट्री कर दी थी और उसका प्रसार करना शुरू कर दिया। जन धन की हानि भाई बहुत ज़्यादा हमें हानि हुई है, जन की भी और धन की भी। हमारे लोग भी मारे गए और काफ़ी सारी हमारी लूट हुई। गजनवी ने 1000 ईस्वी से लेकर 1025 ईस्वी में अनेक बार आक्रमण किए, तो लगभग 17 आक्रमण हमने पढ़ा था कि 17 आक्रमण किए हैं। तो महमूद के इन आक्रमणों का, जो महमूद गजनवी था उसके आक्रमणों का उद्देश्य क्या था, धन प्राप्त करना। नगरकोट, कन्नौज, मथुरा, सोमनाथ से वह अपार संपदा ले जाने में सफल रहा। यद्यपि गोरी के आक्रमणों का सीधा लक्ष्य धन प्राप्त करना नहीं था, लेकिन उसके अभियानों में भी कत्लेआम जैसी घटनाएं हमें देखने को मिलती हैं। अनेक लोगों को उसने मौत के घाट उतार दिया। नालंदा और विक्रमशिला के मठों को आग लगवा दी गई थी, हमारे विश्वविद्यालय तहस नहस कर दिए। दोनों आक्रमणों में भारत को काफ़ी जनधन की हानि उठानी पड़ी। कमजोर युद्ध नीति। तुरक आक्रमण के समय भारतीयों की कमजोर युद्ध नीति उजागर हुई। ये सबके सामने आ गया कि हमारी युद्ध नीति इतनी अच्छी नहीं है। हमारे जो राजा थे, हमारे या सैनिक थे, उनमें वीरता बहुत थी भाई। वो अपनी जान हथेली पे रख के लड़ सकते थे, सामने वाले को बीच से चीर फाड़ सकते थे। लेकिन एक जो टेक्निक होती है युद्ध करने की, कि उसमें सामने वाले को धोखा देना पड़े तो वो भी दो भाई, छल करना पड़े वो भी करो, धोखे से पीछे से मारो। अगर आपको लगता है आपकी सेना आ रही है तो उस समय युद्ध से निकल जाओ और पीछे से आके हमला कर दो। तो इस प्रकार की युद्ध नीतियाँ हमारे वालों ने हमने
आदर्शवादी नीति अपना के रखी। ये एक तरह से हम कह सकते हैं कि कूटनीति वाला युद्ध हमने नहीं किया, तो ये हमारी कमजोरी थी एक। भारतीय शासक सेना में अधिकांश हाथियों का प्रयोग करते थे, जबकि तुर्कों के पास अश्वसेना अधिक थी। अश्व हाथियों की तुलना में अधिक तेजी व फुर्ती के साथ मुड़ सकता था। घोड़ों की बात हो रही है, अश्वमीन घोड़े। इसके अतिरिक्त भारतीयों का सैन्य संगठन कमजोर था। तुर्कों के पास भारतीयों की तुलना में कम सेना थी, लेकिन वह नियोजित ढंग से बंटी हुई थी। मोहम्मद गौरी ने तराइन के दूसरे युद्ध में कम सेना होने पर भी युद्ध नीति का ठीक ढंग से संचालन करके वो अपनी सेना का नियोजित ढंग से बांट करके उसने विजय प्राप्त की। तो गौरी ने दूसरे युद्ध में बड़ी ही टेक्निक्स यूज करी और वो जीत गया। और उसने एक और काम किया कि जैसे वो जीता उसने पृथ्वीराज चौहान को वहीं पे मार दिया। उसने पृथ्वीराज चौहान वाली गलती नहीं की। कला एवं साहित्य को आघात, भाई तो हमारी कला और साहित्य को आघात लगा ही था, क्योंकि बहुत सारे मंदिर और ये तोड़े गए, विश्वविद्यालय वगैरह। गजनवी के आक्रमणों में भारतीय मंदिरों और मूर्तियों को तोड़ने की विशेषता उभर कर सामने आई। थानेश्वर है, नगरकोट, मथुरा, कन्नौज, सोमनाथ में इमारतों, धर्मस्थलों और मंदिरों को तोड़ा गया। ये भव्य कला की मूर्तियां और नमूने सदा के लिए नष्ट हो गई। महमूद ने केवल मंदिरों और मूर्तियों को ही नहीं तोड़ा, बल्कि अनेक उच्च कोटि के कलाकारों, शिल्पकारों को भी अपने साथ गजनी ले गया और मौत के घाट उतार दिया। देखो भाई, वहाँ ले जाके उसने जो कुछ उनसे बनवाना था बनवा लिया और फिर मार दिया। उसके कृत्यों से भारतीय स्थापत्य कला पर बुरा असर पड़ा। गौरी के आक्रमणों में मंदिरों पर हमले तो दिखाई नहीं देते, परंतु गौरी के सेनापतियों द्वारा इस प्रकार का नुकसान पहुंचाया गया। उदाहरण के लिए जैसे बख्तियार खिलजी था, उसने नालंदा बौद्ध विहार को आग लगवा दी, विक्रमशिला को जला दिया था। इस विहार में अनेक अमूल्य पुस्तकें और पांडुलिपियां हमारी जल गई। तो हमारी एक तरह से ज्ञान परंपरा को काफ़ी आघात लगा। भारत में तुर्क सत्ता की स्थापना, तो ये तत्कालीन प्रभाव था कि जैसे हमारे राजा हार गए, जैसे मोहम्मद गौरी पृथ्वीराज चौहान हारा, तो भारत के अंदर तुर्क सत्ता स्थापित हो गई। तुर्क आक्रमणों से भारत में तुर्क सत्ता की स्थापना हुई। यह तुर्क आक्रमण का सबसे व्यापक तत्कालीन प्रभाव था। गौरी ने पंजाब पर अधिकार करके भारत के अंदरूनी भागों पर भी कब्जा कर लिया। तराइन के दूसरे युद्ध के बाद तो उसने दिल्ली, कन्नौज, अजमेर, मथुरा और गुजरात पर अधिकार कर लिया। तो दूसरे युद्ध के बाद जब वो दिल्ली पर उसका कब्जा हुआ तो कन्नौज, अजमेर, मथुरा, गुजरात, इन सब पे भी अधिकार उसका हो गया। मोहम्मद गौरी के गुलामों ने भारत के अनेक क्षेत्रों को विजित किया। इस प्रकार 1206 ईस्वी में गौरी की मृत्यु के समय भारत में तुर्क साम्राज्य की स्थापना हो चुकी थी और उसके गुलामों ने हमारे ऊपर शासन किया। अब बात करते हैं दूरगामी प्रभाव क्या थे, यानी कि लॉन्ग टाइम इफेक्ट क्या हुए हमारे ऊपर। महमूद गजनवी और गौरी के सफलतापूर्वक अभियान में भारत में तुर्क शासन की शुरुआत हो गई। ये तो शुरुआत हुई है, इमीडिएट था। इस नए राजनीतिक तत्व के प्रवेश से मूलभूत ढांचे में बदलाव न होने के बावजूद भी तुर्कों के आक्रमणों ने भारतीय समाज के जीवन के सभी क्षेत्रों में नए तत्व पैदा कर दिए हुए। इन नए तत्वों के दूरगामी प्रभाव स्पष्ट रूप से देखे जा सकते हैं। समाज के ऊपर जो प्रभाव पड़े वो स्पष्ट दिखाई देते हैं। जैसे कि देखो, एक तो भारत के अंदर इस्लामी राज्य की स्थापना। तो भारत में इससे पहले इस्लाम नहीं था और यहाँ क्या होगा, सीधा इस्लामी राज्य स्थापित हो गया। पूर्व मध्यकाल में हर्ष की मृत्यु के बाद केंद्रीय सत्ता कमजोर हो गई थी। राजपूत शासक सामंतों पर निर्भर होते थे। तुर्क शासन की स्थापना पर केंद्र पुनः शक्तिशाली होकर उभरा। अब सुल्तान सत्ता का सर्वेसर्वा बन गया। तो सुल्तान जो था वो सत्ता का सर्वेसर्वा था और हमारे यहाँ जो सामंत व्यवस्था थी वो धीरे धीरे खत्म हो गई। सुल्तान प्रभुत्व संपन्न और स्वतंत्र राजा था। दिल्ली के सुल्तान की शक्ति पहले के भारतीय राजाओं से भिन्न और अधिक थी। सुल्तान के अधीन जिन राज्य अथवा सल्तनत की स्थापना हुई उसकी प्रकृति इस्लामी राज्य की थी, जिसमें उलेमाओं का प्रभाव था। तो यानी कि इन्होंने इस्लामी राज्य स्थापित किया जिसके अंदर उलेमाओं का काफ़ी प्रभाव था। जो भी कार्य होंगे वो उलेमाओं के अनुसार होंगे। शपथ दिलवाना है किसी को, कोई संस्कार करवाना हो, सारे का सारा कौन करवाते थे? उलेमा लोग करवाते थे। सामंती प्रथा का पतन ये हमने पढ़ ही लिया। तुर्कों के आक्रमण के बाद राजपूत कालीन सामंती व्यवस्था का पतन हो गया। तुर्क शासकों ने मुखिया राजपूत सरदारों को उनके पदों से हटा दिया। सामंतों को अब किसी क्षेत्र विशेष पर शासन करने का कोई अधिकार नहीं था। सारा अधिकार सुल्तान के हाथ में केंद्रित था। इससे इस काल में राजनीतिक और आर्थिक एकीकरण हुआ। यद्यपि सुल्तान राजपूत सरदारों का पूरी तरह उन्मूलन नहीं कर पाए। कर प्रणाली की शुरुआत इस्लामिक प्रथा के अनुसार हुई। हिंदुओं से जजिया नामक कर लिया जाने लगा। ये एक लंबे टाइम तक हमसे जजिया कर लिया जाता रहा, तो ये भी एक दूरगामी प्रभाव था। और इस्लामी प्रथा के अनुसार हमारे यहाँ पे शासन प्रणाली की स्थापना हुई। इस्लामी स्थापत्य का विकास, अब जब इस्लामी शासन है तो जो भवन है वो भी उनके अनुसार बनेंगे। तुर्क आक्रमण के प्रभाव से भारतीय स्थापत्य कला को नुकसान हुआ। इसके
स्थान पर एक नई कला का उदय हुआ। इस कला की अपनी ही कुछ विशेषताएं थी। 2.5 दिन का झोपड़ा नामक मस्जिद का निर्माण इसी कला से हुआ। हमारे यहाँ पे एक गुरुकुल चला करता था, उसको तोड़ करके थोड़ा बहुत और उसको मस्जिद में तब्दील कर दिया गया, जिसमें केवल 2.5 दिन लगे थे, तो इसलिए इसको 2.5 दिन का झोपड़ा कहते हैं। तो इस प्रकार के निर्माण यहाँ देखने को बहुत सारे मिलेंगे आपको। इस नई स्थापत्य कला में चूना मिश्रित नए मसालों का प्रयोग भवनों के निर्माण हुआ। इस नई तकनीक से इमारतों में दृढ़ता आई, तो इन्होंने अपने हिसाब से नई नई इमारतें बनाना शुरू कर दिया। इस्लामी स्थापत्य का विकास हो गया। शिक्षा और भाषा पर प्रभाव। तुर्कों के आगमन से भारतीय शिक्षा केंद्रों का ह्रास हुआ तथा शिक्षा के क्षेत्र में एक अलग प्रणाली की शुरुआत हुई, जिसे मदरसा प्रणाली कहते हैं। हमारे यहाँ गुरुकुल प्रणाली थी, तो इनके आने से अब मदरसा प्रणाली शुरू हुई, क्योंकि मुस्लिम लोग मदरसों में शिक्षा देते हैं। यह शिक्षा प्रणाली भारतीय प्रणाली से अलग थी, अलग तो होनी थी भी। यह शिक्षा मस्जिदों में दी जाती थी। इस्लाम में शिक्षक विद्यार्थी के घर जाकर भी शिक्षा प्रदान कर सकता था। हमारे यहाँ गुरुकुल में जाते थे बच्चे और वहाँ रह करके सीखते थे। अब स्थिति आ गई कि टीचर घर घर जाकर शिक्षा देगा। जो राजाओं के बच्चे हैं उनको तो घर जा करके पढ़ाएगा वो। तुर्कों के आगमन से भारत में फारसी भाषा का उदय हुआ। जब तुर्क आए तो एक भाषा भी भारत के अंदर आई, फारसी। तुर्क शासकों ने अपने राजकार्यों में इस भाषा को प्राथमिकता दी। सैनिकों और विद्वानों ने भाषा को भारत के अनेक स्थानों पर पहुंचाया। इस प्रकार देखते ही देखते भारतीय समाज का स्वरूप बदलने लगा। तो वही फारसी भाषा का बोलबाला हो गया और इसी भाषा को हर काम में प्राथमिकता दी जाने लगी। आपने कहावत सुनी होगी, हाथ कंगन को आरसी क्या, पढ़े लिखे को फारसी क्या। तो ये उसी समय की कहावत है कि भाई जो पढ़ना लिखना जानता है तो उसको तो फारसी आती है, और उस समय में पढ़ा लिखा उसी को माना जाता था जिसको फारसी आती हो। तो ये एक दूरगामी प्रभाव था। इस तरह से एक निष्कर्ष के तौर पे देखते हैं हम, इस तरह हम कह सकते हैं कि 7वीं शताब्दी से लेकर 18वीं शताब्दी तक भारत पर अनेकों विदेशियों ने आक्रमण किए। यद्यपि इन आक्रमणों की वजह से भारत की सामाजिक व धार्मिक पृष्ठभूमि, भारतीय दर्शन व संस्कृति, आर्थिक स्थिति एवं राजनीतिक दृष्टिकोण पर व्यापक प्रभाव पड़ा, लेकिन फिर भी इन लगातार आक्रमणों के बावजूद भारतीय संस्कृति, धर्म एवं सभ्यता ने अपने आप को क्षुण्ण बनाए रखा। भारतीय शासकों एवं जनता के निरंतर प्रतिरोध ने भारतीयों के उत्साह एवं आत्मविश्वास को बनाए रखने में मुख्य भूमिका निभाई। इस्लाम का सीमित प्रसार ही हो पाया। राजनीतिक रूप से चाइना आक्रमणकारियों को कुछ सफलता मिली हो, लेकिन सांस्कृतिक रूप से भारत अजेय बना रहा। तो वही जो हमने ये आक्रमण पढ़े, आपके 7वीं शताब्दी से लेकर के 18वीं शताब्दी तक लगातार आक्रमण हमारे ऊपर होते रहे, और इन आक्रमणों की एक अलग ही धार्मिक पृष्ठभूमि भी रही है, सामाजिक पृष्ठभूमि भी रही है। हमारे समाज से लोग भिन्न थे, धर्म इनका अलग था। और भारतीय जो दर्शन संस्कृति की बात करें, राजनीति बात करें, उस पर काफ़ी प्रभाव पड़ा, क्योंकि हमारी जो धर्म संस्कृति थी वो कहीं ना कहीं उसको थोड़ा बहुत आघात भी लगा। भारतीय ज्ञान परंपरा नष्ट हुई, लेकिन इन सब के बावजूद हम अपनी संस्कृति को बचाए रखने में सफल रहे। इन्होंने बार बार प्रयास किए हमारे यहाँ धर्मांतरण करने के, लेकिन वो उसमें इतने सफल नहीं हो पाए। और बात करें तो हमारे लोग लगातार इनका प्रतिरोध करते रहे। 7वीं शताब्दी से लेकर 18वीं शताब्दी तक निरंतर हमारे लोगों ने इनका विरोध किया और अपनी संस्कृति को, अपनी सभ्यता को क्षुण्ण बनाए रखा है। और हम कहें कि राजनीतिक रूप से भले ही भारत पर विदेशियों का शासन हो गया था, लेकिन संस्कृति के मामले में कहें, सांस्कृतिक रूप से कहें तो भारत हमेशा अजेय बना रहा। तो ये लेसन आपका यहीं पे समाप्त होता है, भारत पर विदेशी आक्रमण। अब नेक्स्ट जो हम हैं वो कुछ रिवीजन वीडियोस बनाएंगे। अब तक जो हमने लेसन की है इन सब की शॉर्ट वीडियोस होंगी, रिवीजन वीडियो, जिसको हम फटाफट रिवीजन या क्विक रिवीजन कह सकते हैं। तो उन वीडियोस का लिंक मैं साथ में यहाँ डिस्क्रिप्शन में, इन वीडियोस के डिस्क्रिप्शन में भी डाल दूंगा, और एक अलग से प्लेलिस्ट भी चैनल पर बना दूंगा। तो अभी जो आपके हाफ ईयरली एग्ज़ाम होने वाले हैं हरियाणा बोर्ड के, तो उनमें वो आपके काफ़ी हेल्पफुल होंगी, तो ताकि वो वीडियो आपको टाइम पर मिलती रहें। तो इसलिए प्लीज़ चैनल को सब्सक्राइब जरूर कर लें, और साथ में वीडियोस को लाइक शेयर ज़्यादा से ज़्यादा करें, ताकि सभी बच्चों तक ये वीडियोस पहुँचें और वो भी तैयारी अपनी बेहतर बना पाएँ। तो मैं उस जो क्विक रिवीजन वीडियो बनाऊँगा उसके लिए भी एक अलग से प्लेलिस्ट बना दूंगा, और उसके अंदर हम जो रिवीजन है वो लगभग 15 से 20 मिनट या मैक्सिमम 30 मिनट तक हर एक लेसन को कवर करेंगे, जिससे आप फटाफट रिवीजन कर पाओ। तो मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए बाय, टेक केयर, सभी को नमस्ते।